अब अपन देखेंगे डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर सेम एलिमेंट के अपन दो तरीके से ऑर्डर में सॉलिड बना दें तो प्रॉपर्टी में क्या क्या अंतर आता है, देखो अपन देखते हैं। डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। और डिफरेंसेस आते किस वजह से, मैंने बताया अरेंजमेंट की वजह से, ड्यू टू टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अपन दो कॉलम बना लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉलम, एमोर्फस सॉलिड का कॉलम। यहाँ अपन क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ अपन एमोर्फस की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। सो पहला अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और एमोर्फस में मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट है जिस पर स्टेट में चेंज होता है, लाइक सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो सपोज इसका कुछ टी मेल्टिंग पॉइंट है, उससे पहले, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, सॉलिड है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉलिड ही है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉलिड ही है सॉलिड ही है, एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक पर्टिकुलर, मान लो वो पॉइंट है 150 डिग्री से, तो अपन 100 से चालू किया, 100 पे सॉलिड, 110 पे सॉलिड, 145 पे सॉलिड, 149 पे सॉलिड, 149.9 पर सॉलिड, और 150 पे क्या कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड के अंदर, एक टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर, और फिर लिक्विड 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 लिक्विड। सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर शार्प मेल्टिंग, टेम्परेचर बढ़ा हो गए तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। कहने मतलब क्या है, देखो सॉलिड है, सॉलिड होगा, टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर और सॉफ्ट हो जाएगा, फिर एक पॉइंट पे तुम बोल सकते हो लिक्विड हो गया। एग्जाम्पल बेस्ट प्लास्टिक, सबने देखा होगा, मैंने बताया प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। सो प्लास्टिक की अगर बात करें तो होता क्या, गर्म करने पर इट बिकम्स सॉफ्ट, softer, 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 and then at a certain point you can call it a liquid. But there is no sharp change in that state at a particular temperature. So that is a very important property difference between crystalline and amorphous, और ये सब अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडरगो शार्प क्लीवेज, एमोर्फस अंडरगो इर्रेगुलर क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है तोड़ना या काटना, ठीक है, मतलब जो तोड़ना, ठीक है। सो अगर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हैं तो जो एजेस बनते हैं तोड़ने के बाद बड़े स्मूथ बनते हैं, और जो अगर अपन एमोर्फस को तोड़ते हैं, ग्लास को देख लो, तोड़ के देखो, एकदम इर्रेगुलर जैगेड एजेस बनेंगे। अगर तो मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने के बाद टच करोगे ना तो काफ़ी स्मूथ होगा, हाथ इतना आसानी से नहीं कटेगा, कट मतलब जोर से करोगे तो कट जाएगा। बट अगर तुम एमोर्फस को तोड़ोगे और उस पर ऐसे फिंगर से टच करोगे ना तो हाथ कट जाएगा, बिकॉज ऑफ जैगेड एजेस। मत देखते हैं वो क्या बनते हैं, बट पहले ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। शार्प क्लीवेज एंड इर्रेगुलर क्लीवेज। शार्प मतलब बड़ा स्मूथ एज बनेगा, और इर्रेगुलर मतलब जैगेड एजेस बनेंगे। कैसे, देखो ये अपना सपोज देखो देख रहे अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन है सब्सटेंस, इसको मैंने यहाँ से तोड़ा तो पूरा ये लेयर अलग हो गई, नीचे वाली लेयर अलग हो गई, एज यू कैन सी बड़े स्मूथ एजेस बनेंगे, ये बड़ा एक स्मूथ एज, ये स्मूथ एज। लेकिन अगर मैं एमोर्फस लेता हूँ, ये सपोज मैंने एमोर्फस सॉलिड, इसको मैं तोड़ा बीच में से, तो दिख रहा है इसमें वैसे कोई ऑर्डर नहीं है, ये एटम यहाँ आ गया, वो एटम उसके पास चला गया, ये एटम उसके पास चला गया। इज दिस क्लियर? सो इस तरीके से दो डिवीजन हुए, लेकिन एज यू कैन सी देखो जैगेड एजेस आएंगे इसके अंदर, तो स्मूथ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय शार्प क्लीवेज एंड इर्रेगुलर क्लीवेज। सो अपन इसको मतलब मतलब सिंपल जज कर सकते हैं। अगर तुम्हें सब्सटेंस तोड़ा क्रिस्टलाइन तो तुम्हें दिख जाएगा वो एकदम स्मूथ होगा एजेस इन जनरल, ठीक है। और अगर तुम एमोर्फस को तोड़ोगे तो जनरली जैगेड होगा, स्मूथ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंस। तो पहले अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, कॉलम बना लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक because crystalline solids have anisotropic nature, amorphous solids have isotropic nature. इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो आइसो मतलब इतने बार चुका होगा, आइसो मतलब होता है सेम। अब क्या सेम वो अपन देखते हैं। एनिसोट्रॉपिक नेचर मतलब होता है प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। बताता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब, और ये वाला आइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसी हैं जो अपन को यूज़ नहीं करनी है अपने 11-12 सिलेबस में। तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। वो कंप्रेशन मान लो, अपन को कंप्रेस करना है, एग्जांपल किसी सॉलिड को मान लो कंप्रेस करना है और
देखना है कि वो उस पर कितना सपोज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तुम कंप्रेशन मान लो कि अपन को कंप्रेशन देखना है, ठीक है, किसी भी सॉलिड का, उसको कंप्रेस करना मान लो। सो अगर मैंने सॉलिड बनाया क्रिस्टलाइन और मान लो मैं इसको यहाँ से कंप्रेस करूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, बेटर एग्जाम्पल, लेकिन दिक्कत आएगी समझने में। अपन को सिर्फ यहाँ ये समझना है एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। सो एनिसोट्रॉपिक अगर अपन को समझना है, ये क्रिस्टल है, मैंने यहाँ साइड से कंप्रेस किया, या सपोज मैंने यहाँ से कंप्रेस किया, ये डायगनली कंप्रेस किया और ये साइड से कंप्रेस किया। अगर अपन यहाँ साइड से कंप्रेस करेंगे तो दिख रहा है एटम्स के बीच में देखो डिस्टेंस, सपोज ये ए है तो ए होगा, और अगर यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो कितना आएगा, √2a, ए √2a, और अलग इंट्रैक्शन ही आएगा, फील आ रहा होगा। ऐसे में करेंगे तो एटम अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे करोगे तो एटम अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ दिस डिफरेंट इंटरेक्शंस बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो मैं ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं या कंप्रेशन फील आता समझने में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया। बट और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं ऐसे करूं, ऐसे निकाल, इस डायरेक्शन में निकालूं क्रिस्टल के, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, अलग अलग वैल्यू आती है। इसलिए इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए रेगुलर फैशन। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो हर डायरेक्शन में अलग अलग हो जाएगा फिर, और अगर इर्रेगुलर है, रैंडम है, तो ऑन एंड एवरेज हर डायरेक्शन में क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रैंडम है। तो अगर मैं रैंडमली अरेंज कर दिया, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में देखूं या इस डायरेक्शन में, वो ऑन एंड एवरेज देखो कोई सब ऑन एंड एवरेज सिमिलर ही आने वाला है। तो प्रॉपर्टी पर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, हर डायरेक्शन में सेम होने वाली है। डायरेक्ट प्लास्टिक में देखो ना, तुम सोचो ना, तुम कैसे भी करो फर्क ही नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। पर क्रिस्टल्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आइसोट्रॉपिक में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, एनिसोट्रॉपिक में डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो अपन बोल सकते हैं एमोर्फस सॉलिड्स हैव आइसोट्रॉपिक नेचर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एनिसोट्रॉपिक नेचर, और इसीलिए इसको आइसो नाम, समझ में आ रहा है, सेम हर डायरेक्शन में, इसलिए आइसो नाम लगाया आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछते हैं, बोर्ड्स वगैरह में पूछते हैं, ठीक है, स्कूल्स के एग्जाम में पूछेंगे एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो समझ में आना चाहिए। एनिसोट्रॉपिक में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं और आइसोट्रॉपिक में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, हर डायरेक्शन में सेम होते हैं। और तुम इतना समझ में आ गया, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा काम। तुम लिख सकते हो अपने मन से, बना भी सकते हो डायग्राम समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है, एमोर्फस का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता है। अब तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा, थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ लिया है तो पता होगा हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अपन एक मोलर बात करेंगे, है ना, जनरल। तो 1 मोल मैं क्रिस्टल लूँ और 1 मोल सपोज मैं एमोर्फस लूँ। अब अगर मैंने 1 मोल एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का लिया और मैंने क्रिस्टल की बात बोल दिया मुझे ये इस क्रिस्टल का चाहिए, तो भाई हर बार ऑर्डर वही रखना पड़ेगा, तभी तो वो क्रिस्टल बनेगा। समझ में आ रहा है? सो अगर मैंने फिक्स कर दिया है कि इस क्रिस्टल के लिए ये ऑर्डर होता है, ये अरेंजमेंट होता है, तो मैं वही करना पड़ेगा। और अगर वही तुम करोगे और 1 मोल सब्सटेंस लोगे और जब उसको मेल्ट करोगे, हीट ऑफ फ्यूजन देख रहे हैं अपन, तो एटम्स का इंटरेक्शन पहले सेम था, समझ में आ रहा है, मेल्ट किया और हर बार सेम ही इंटरेक्शन होने वाला है क्योंकि अपन सेम अरेंजमेंट लेने वाले हैं, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम बात करते हैं एमोर्फस की। एमोर्फस में मैंने 1 मोल लिया लेकिन उसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो मैंने जब एक बार एमोर्फस बनाया कुछ और अरेंजमेंट आ गया, अगली बार बनाया कुछ और अरेंजमेंट आ गया, हर बार कुछ और अरेंजमेंट आ रहा है। अब जब मैं 1 मोल एमोर्फस लूंगा, उसको मेल्ट करूंगा, तो इनिशियल जो इंटरेक्शन है एटम के बीच में वो अलग अलग हैं क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है। तो हर बार हीट ऑफ फ्यूजन क्या आएगा, अलग अलग आएगा क्योंकि एमोर्फस में जो हर बार ऑर्डर बन रहा है वो अलग बन रहा है वो रैंडम। समझ में आ रहा है? ये ऑर्डर भी रैंडम एमोर्फस में, दूसरा भी रैंडम, ये भी रैंडम, बट अलग रैंडम हुआ। पर जब ऑर्डर की बात करेंगे तो वो तो एक ऑर्डर तुमने बोल दिया तो वही एक ऑर्डर है बस। ये समझ में आना चाहिए, तो सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है समझाने का इसको। और अगर दिक्कत आ रहा है तो वापस देखो मैंने क्या बोला। सो बिकॉज ऑफ ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज सेम, बिकॉज ऑफ रैंडम ऑर्डर हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफरेंट फॉर एमोर्फस सॉलिड्स। और इन सब वजह से
क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड और अमॉर्फस को बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड क्यों, मतलब सॉलिड प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन करते हैं भाई, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब जो अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, लेकिन ये सॉलिड्स होता है फिर सॉफ्टर हो जाता है, फिर सॉफ्ट, मतलब प्रॉपर्टीज आर नॉट एग्जैक्टली लाइक सॉलिड व्हाट वी कंसिडर एज सॉलिड, सिर्फ नाम है, चिंता मत करो, ठीक है। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमॉर्फस के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये तो अपन ने पढ़ाया था, तभी उसको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस बोलते हैं। वो स्टार्टिंग बताया था, क्रिस्टलाइन के अंदर ऑर्डर लॉन्ग रेंज होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेस में क्रिस्टल के ऑर्डर होना चाहिए। अमॉर्फस में क्या होना चाहिए, लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टी डिफरेंस जस्ट बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, बट डिफरेंट इन वेरी डिफरेंट वेज। एक ऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है, रैंडम अरेंजमेंट है।